मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो सीक्वेंशियल मैनर में अपलोड किए गए हैं उनको आप जरूर देखें। और कुछ जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, की क्वेश्चंस हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि एज वी नो दैट व्हेन ए कंडक्टर is shifted in uniform magnetic field, उसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। मान लेते हैं ये कंडक्टर है, PQ is a conductor and it is shifted with v velocity right angle to the uniform magnetic field. In such case, induced EMF develop across its two end and the expression for that induced EMF is equal to BLV. ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन यहां एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड वी आर आल्सो शिफ्टिंग द कंडक्टर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है। ऐसे केस में क्या होगा, मान लेते हैं ये कंडक्टर है एंड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इफ वी शिफ्ट द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन सच केस सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके थ्रू पास हो रही है, तो ऐसे केस में इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रहा है, या हम बोल सकते हैं फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। जबकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, इनवर्ड है, और जब ये शिफ्ट होता है तो इट कट्स द डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये फ्लक्स को कट कर रहा है या फ्लक्स इसके थ्रू चेंज हो रहा है। उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन होगा BLV। और इन केस व्हेन द कंडक्टर इज शिफ्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। और फिर से आप ध्यान दें कि सपोज ये एक रिंग है, एक मेटलिक रिंग है, एंड इफ वी ड्रॉप ए मैग्नेट, अगर किसी मैग्नेट को हम इस रिंग के थ्रू ड्रॉप करें, वी नो दैट इन एब्सेंस ऑफ रिंग जो भी ऑब्जेक्ट है, it falls in downward direction due to gravity of the earth with an acceleration equal to the acceleration due to gravity. Now in this case question is this, भाई इस केस में क्वेश्चन क्या है कि अगर इस मैग्नेट को इस रिंग के थ्रू गिराया जाए, तो क्वेश्चन यह है कि एक्सेलरेशन वेदर ये g से ज्यादा होगा, इक्वल टू g होगा, और लेस देन g होगा। तो इसको आप सोच सकते हैं कि यहां पर आप ध्यान देना कि जब मैग्नेट को हम मूव करेंगे थ्रू द कॉइल, इन सच केस इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। यहां पर मैग्नेट के मोशन के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये इस मोशन को अपोज करेगा। अब आप ध्यान देना कि उस इंड्यूस्ड करंट के कारण अपर फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड लोअर फेस ऑफ द कॉइल बिहेव्स एज साउथ पोल। मींस यहां पर नॉर्थ पोल में जो रिपल्शन होगा, नॉर्थ पोल ऑफ दिस कॉइल रिपल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, इसके कारण इस मैग्नेट के मोशन को ये स्लो डाउन करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इन द मैग्नेट इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम हो जाएगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो आप ध्यान देना कि अगर ये मैग्नेट इससे पार निकल जाता है, आगे निकल जाता है, उस केस में क्या होगा। अब क्या उसके बाद में एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू g के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप ध्यान देना, व्हेन मैग्नेट इज फार अवे फ्रॉम द कॉइल, उस केस में एक्सेलरेशन कितना है, इक्वल टू g। जैसे से ये मैग्नेट इसके क्लोज आएगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा, डिक्रीज होगा, और जब ये इसके थ्रू पास हो रहा है और वापस मैग्नेट जब दूर जा रहा है, अगेन जब ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, अब इसका साउथ पोल इज टुवर्ड्स द कॉइल एंड नॉर्थ पोल इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे केस में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब यहां पर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को चेंज होने के कारण क्या होगा कि लोअर फेस विल बिहेव एज नॉर्थ एंड अपर फेस ऑफ द कॉइल बिहेव एज साउथ। तो ये जो नॉर्थ पोलैरिटी ऑफ द कॉइल है, इट अट्रैक्ट्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी यहां अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन का मतलब ये इसके फर्दर मोशन को अपोज कर रहा है, ये नीचे जाना चाह रहा है, ये उसको ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है। यानी इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट व्हेन इट मूव फार अवे फ्रॉम द कॉइल, उस केस में एक्सेलरेशन फिर से किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू जी। अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए कि एक्सेलरेशन किस तरह से वैरी कर रहा है, तो उसके लिए आप ध्यान दें कि हम ड्रॉ कर सकते हैं कि इनिशियली मान लेते हैं ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इनिशियली एक्सेलरेशन किसके इक्वल था? इक्वल टू जी। और ग्रेजुअली वो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, मिनिमम हुआ, फिर से वो इंक्रीज होकर फिर वो मैक्सिमम होगा। तो इन केस ऑफ ए मैग्नेट फॉलिंग थ्रू ए कॉइल, तो हमें एक्सेलरेशन का जो वेरिएशन है वो इस तरह का नजर आएगा। ओके, जब इनिशियली अगर हम बात करें व्हेन इट इज फार अवे, उस केस में यानी कि जब काफी दूर था उस समय एक्सेलरेशन किसके इक्वल था? जी के इक्वल है। और जैसे जैसे वो कॉइल के थ्रू पास होगा एक्सेलरेशन कम होगा और फिर से धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और जब फिर से ये कॉइल से काफी दूर चला जाएगा फिर से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इक्वल टू जी। तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आंसर क्या है? एक्सेलरेशन इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मान लेते हैं कि यहां पर हमने बात की कि ये कॉइल है, अगर कॉइल क्लोज नहीं है, ओपन है, अगर ये कॉइल क्लोज ना होकर ओपन है, इस केस में क्या होगा? क्या फ्लक्स चेंज होगा? क्या फ्लक्स चेंज होगा? नो डाउट, अगर ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब क्वेश्चन क्या है वो आप ध्यान देना, क्या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी? तो आंसर है कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, एज द कॉइल इज नॉट एक, मतलब ये जो कॉइल है वो क्लोज नहीं है, करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। ओके, तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इंड्यूस करंट कितनी होगी? जीरो होगी। अब ध्यान देना कि when this magnet falls through the coil, ऐसे केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन विल रिमेन इक्वल टू जी। इस केस में ओपन रिंग के केस में एक्सेलरेशन ऑफ दैट मैग्नेट विल रिमेन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रीजन क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट कितनी है? जीरो, एज द रिंग इज ओपन। ओके, अगर इंड्यूस्ड करंट नहीं है तो ऐसे केस में इंड्यूस करंट के एब्सेंस में ये मैग्नेट के मोशन को अपोज नहीं कर पाएगा, एंड हेंस एक्सेलरेशन विल रिमेन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दो आइडेंटिकल रिंग्स हैं, वन इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड अनदर इज मेड अप ऑफ आयरन। दोनों को हम रोटेट कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम एंगुलर स्पीड। अब इस केस में किस में इंड्यूस्ड करंट ज्यादा होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? किस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा? अब आप ध्यान दें कि दोनों की शेप साइज आइडेंटिकल है और दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू दोनों में सेम होगी, दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू सेम होगी। बट व्हाट अबाउट करंट? अब आप ध्यान देना कि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर एंड वी नो दैट करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम है और आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कम है तो इस केस में करंट ज्यादा होगी, यानी कि करंट इन केस ऑफ कॉपर इज मोर देन द करंट इन केस ऑफ आयरन। ओके, तो फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है तो करंट भी सेम होगी। करंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी उस पाथ के रेजिस्टेंस पर भी ये डिपेंड करता है। यहां पर क्रॉस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, ये एक सर्कुलर लूप है और ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, एंड सर्कुलर कॉइल एंड रेक्टेंगुलर कॉइल बोथ आर पुल्ड आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी। अब यहां पर आप ध्यान देना कि एज वी मूव द रिंग आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगा, यहां पर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो आप सोचकर बता सकते हैं। अब यहां पर जो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इसकी जो शेप है, जब ये वाला पोर्शन बाहर जा रहा है तो यहां पर चेंज इन एरिया, और इस केस में जब ये वाला पोर्शन इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तो यहां पर जो चेंज इन एरिया है वो डिफरेंट होगा, यानी इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस शेप ऑफ द रिंग। लेकिन इस केस में जब ये पोर्शन बाहर जा रहा है तो ये एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, और जब ये पोर्शन बाहर जा रहा है तो ये एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, दोनों केस में सेम रहेगा, यानी थ्रू आउट द मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट
हेंस इन दिस केस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरह के भी कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान दें कि PQ is a straight conductor and it is shifted with wave velocity along x-axis and magnetic field is applied along positive z-axis। अब ध्यान देना कि इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। As per our question, this conductor is moving along x-axis। तो मैं इस एक्सिस को क्या मार्क कर रहा हूं, x, तो ये एक्सिस y हो जाएगी, ये एक्सिस z हो जाएगी। तो अब आप ध्यान दें कि ये है x, y, z एक्सिस। z एक्सिस का जो पॉजिटिव एक्सिस है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो आउटवर्ड। एंड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बाय डॉट्स। हम डॉट्स के थ्रू आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस साइन से। ओके, तो ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या चीज पूछा गया है कि द Q एंड ऑफ द कंडक्टर एक्वायर्स पॉजिटिव पोलैरिटी। हमें पता है कि जब इस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। ओके, इसके अक्रॉस अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक पोलैरिटी होगी, एक एंड पॉजिटिव होगा, एक एंड नेगेटिव होगा, यानी इट विल बिहेव एज ए फिक्टिशियस बैटरी, एक इमेजिनरी बैटरी की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसे केस में हमें ये बताना है कि Q एंड की जो पोलैरिटी है पॉजिटिव है, इज द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो उसको जस्टिफाई करो, फॉल्स है तो करेक्ट डायरेक्शन क्या होगा एंड उसका जस्टिफिकेशन हमें देना है। अब आप ध्यान देना कि जब भी हम किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं विद सर्टेन वेलोसिटी, ओके, उस केस में इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अब अगर इसको हम समझना चाहें, हमें जस्ट पोलैरिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो हम पोलैरिटी के डायरेक्शन को पता करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके, मैं सिंपल तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर को, एंड दिस फिंगर इंडिकेट, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, जो कि बाहर की तरफ मैंने ये फिंगर पॉइंट कर ली। मोशन किधर है, टुवर्ड्स राइट, तो मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं। तो अब आप ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन यानी अलोंग द मोशन, एंड दिस फिंगर इज पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कंडक्टर के थ्रू इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम P टू Q। ओके, अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने डायरेक्शन तो पता कर लिया इंड्यूस्ड करंट का, लेकिन कई बार इसी इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के चलते इस तरह की पोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम गलत कर देते हैं। हमारा दिमाग कहता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, हम बोलेंगे P इज पॉजिटिव, P इज ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी एंड Q इज ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। लेकिन आप ध्यान देना कि ये एक फिक्टिशियस बैटरी है, ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है। अब बैटरी की कौन सी पोलैरिटी क्या है वो उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब आप ध्यान देना कि अगर इस बैटरी को हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट, तो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग यहां पर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड में, ओके, यहां पर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड में। अब आप ध्यान देना कि अगर ये एक बैटरी है तो करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव। इट मींस ये जो एंड है, मतलब ये जो एंड है ये पॉजिटिव एंड होगा और ये एंड कैसा होगा, नेगेटिव। तो यानी कि Q एंड की जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो स्टेटमेंट इसमें पूछा गया है दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स is passing through a coil right angle to it, and the change in flux is given by this relation। ये relation clearly indicate कर रहा है कि the magnetic flux it changes with time। Okay, now we have to find the strength of induced EMF at t equal to 1 second। अब आप ध्यान देना, Faraday law of electromagnetic induction क्या कहता है कि induced EMF is equal to minus of d phi by dt। इस तरह का भी सिंपल क्वेश्चन बन सकता है
नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट कर रहा है उसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के जो डायरेक्शन है अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। ओके, हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, तो वी कैन राइट डी बाई डी टी ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। ओके, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो अब आप ध्यान देना कि 5 कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डेरिवेटिव साइन, और t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा 2t। आप इसको जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर m एंड इट इज इक्वल टू m x रेज टू पावर m माइनस 1, यानी यहां पर पावर 2 है वो बाहर आ जाएगी और 2 माइनस 1 इज 1। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा और dt बाई dt इज इक्वल टू 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। एक तरह से ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज इक्वल टू 10t प्लस 6। ओके, अब आप ध्यान देना कि ये t की वैल्यू हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये आ जाएगा 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 वोल्ट। ओके, इसमें फ्लक्स किसमें गिवन था, फ्लक्स इज गिवन इन वेबर, टाइम इज गिवन इन सेकंड एंड वी हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। द वैल्यू ऑफ और स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 16 वोल्ट। तो इस तरह के भी सिंपल क्वेश्चंस बन सकते। मान लेते हैं कि ये एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और किसी कॉइल को हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच रहे हैं। इफ वी पुल ए कॉइल आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स चेंज होगा। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है वो आप ध्यान देना कि अगर इस कॉइल को हम पुल कर रहे हैं आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक तो हम रैपिडली मूव कर रहे हैं और एक हम इसको स्लोली मूव कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? किस केस में कॉइल को मूव करने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? कॉइल को बाहर खींचने के लिए, तेजी से बाहर खींचने के लिए और स्लोली बाहर खींचने के लिए किस केस में वी हैव टू परफॉर्म लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब आप ध्यान देना, एक सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि मान लेते हैं कि हमें अपने हाथ को पानी में मूव करना है। ओके, जो विस्कस फोर्स है वो हमारे हैंड के मोशन को अपोज करेगा। अब आप ध्यान देना कि एज वी मूव द हैंड स्लोली, बहुत आसानी से हम हाथ को मूव कर पाएंगे, लेकिन अगर उसी हाथ को हम तेजी से ले जाना चाहें, वी हैव टू अप्लाई या वी हैव टू परफॉर्म लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि व्हेन वी पुल द कॉइल आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी एंड दैट इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द मोशन, और हमें उस अपोजिशन के अगेंस्ट इसको पुल करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम इसको स्लोली मूव कर रहे हैं तो फ्लक्स स्लो रेट से चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की स्ट्रेंथ कम होगी, तो यानी अपोजिशन भी कम होगा, तो हम आसानी से इसको मूव कर सकते हैं। वी हैव टू परफॉर्म स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्क। जब हम इस कॉइल को रैपिडली मूव कर रहे हैं उस केस में क्या होगा? फ्लक्स चेंजेस एट हाई रेट, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड करंट ज्यादा होगी, अपोजिशन ज्यादा होगा। जब अपोजिशन ज्यादा होगा तो वी हैव टू परफॉर्म लार्जर अमाउंट ऑफ वर्क। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़कर हम उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और जो हमने कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली पढ़े हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस।